गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सिलेबस होगा, हमारा जो चैप्टर होगा वो हिस्ट्री स्पेशल का होगा। हिस्ट्री स्पेशल में हम हिस्ट्री स्पेशल बैच है। इस हिस्ट्री स्पेशल बैच में हम यूपीएससी मेंस का 50 से 60% सिलेबस कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे और कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें भी हिस्ट्री आती है उसका कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। हम हिस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास, उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन आता है। अभी जितने भी हाल ही में जितने भी एग्जामें लगी हैं उन सभी एग्जामों में आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे आप यूपीएससी की तो बात कर लो, यूपीएससी में जो मेंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आधुनिक भारत के इतिहास से ही आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं अपना इतिहास। इतिहास जो है, भारत का जो इतिहास है उस इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। देखो कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि जब भारत में जो शासन हुआ था वो 3 प्रकार से हुआ था। उसी आधार पर हमने भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा है। जैसे हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास था उस इतिहास में जो शासन हुआ था किसने किया था? हिंदू राजाओं ने, हिंदू शासकों ने क्या किया था? शासन किया था। वैसे हम जैसे मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत हुई थी, मध्यकालीन भारत का जब आगमन हुआ था तब भारत में मुस्लिमों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। और हमें पता है कि अलग अलग देशों से भारत में मुस्लिमों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। और भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ था तो वो यहाँ पर अपने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करते हुए धीरे धीरे भारत के शासन पर भी क्या करने लगे? अधिकार करने लगे और धीरे धीरे भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। हम सब जानते हैं कि भारत में मुस्लिमों के आगमन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि भारत में मुस्लिम जो लोग थे उनका, भारत में पहला उद्देश्य यह था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। दूसरा उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में धन संपदा की क्या थी? बहुत ज्यादा मात्रा थी। तो बहुत ज्यादा होने के कारण जो मुस्लिम शासक थे वो भारत में धन संपदा क्या करना चाहते थे? लूटना के लिए अपने भारत में क्या हुआ था? आगमन हुआ था। फिर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की बात करते हैं 1500 शताब्दी जो ईस्वी थी, 15वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में यूरोपियों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। भारत में सर यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ? बात आती है सर भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ? तो देखो भारत में यूरोपियों का आगमन इसलिए हुआ था कि सर प्राचीन काल से ही
भारत का यूरोप से क्या हुआ करते थे, संबंध हुआ करते। उसका एग्जाम्पल जैसे कि यूनानी, जिनको हम बोलते हैं ग्रीक लोग। और हम बात करें भारत पर विदेशी आक्रमणों की, सर हमारे जो भारत में प्रथम जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानी लोगों ने किया था, जिनको हम बोलते हैं पर्शियन लोगों ने किया था। और हमारे जो भारत में दूसरा जो आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ था, वो किया था यूनानी ग्रीक लोगों ने। अब बात करते हैं हम सर, एक आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर महान। सिकंदर महान ने हमारे भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसका मतलब सिकंदर महान के समय से ही भारत का यूरोप से कोई ना कोई तो क्या था, लिंक था, कोई ना कोई तो क्या था, संबंध था, जिसके कारण ही अलेक्जेंडर हमारे भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब देखो इसका कारण क्या था कि सर फिर जब प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत में ही यूरोपियों के भारत में आने जाने क्या थे, आने जाने क्या था, संबंध थे, तो फिर 15वीं शताब्दी में यूरोपियों का फिर से आगमन क्यों हुआ। बात तो सही है कि सर 15वीं शताब्दी में फिर यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, तो देखो इसका मतलब यह है कि सर प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत जो था, प्राचीन काल से ही जो यूरोपियन जो लोग थे गरम मसालों के लिए हमारे भारत पर क्या थे, निर्भर थे, हमारे किसी पर निर्भर थे, हमारे भारत पर निर्भर थे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत जो था गरम मसालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो फिर हम बात करें, फिर भारत से यूरोप आने के लिए दो परंपरागत मार्ग हुआ करते थे। भारत से यूरोप से भारत आने के लिए दो परंपरागत मार्ग हुआ करते थे। और दो परंपरागत मार्ग कौन से थे? पहला मार्ग था वो था बाई रोड, जिसको हम बोलते थल मार्ग। दूसरा था बाई सी रूट, जिसको हम बोलते हैं सर समुद्री मार्ग। ठीक है, यूरोप से भारत आने के लिए कितने मार्ग थे? दो परंपरागत मार्ग थे। पहला था वो थल मार्ग था, दूसरा जो था समुद्री मार्ग था। हम बात करते हैं पहले थल मार्ग की। थल मार्ग जिसको हम बोलते हैं, थल मार्ग जिसको हम बोलते हैं बाई रोड। देखो थल मार्ग जो था वो अपने बाल्कन प्रदेशों से होकर गुजरता था। कहां से गुजरता था? बाल्कन प्रदेशों से होकर गुजरता था। अब हम बात करें बाल्कन प्रदेश कौन कौन से थे, तो देखो यूरोप से भारत आने के लिए हमें सबसे पहले टर्की, उसके बाद में पर्सिया, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं सर ईरान, उसके बाद में इराक और अफगानिस्तान होते हुए हम गोमल, खैबर, कुरम और गोमल, खैबर, कुरम और बोलन जो दर्रा था, उस दर्रे से हमारे भारत में क्या करते थे, हम प्रवेश करते थे। थल मार्ग की बात करें तो कहां से होकर गुजरता था? बाल्कन प्रदेशों से। बाल्कन प्रदेश का मतलब सबसे पहले हम यूरोप से भारत आने के लिए क्या क्रॉस करेंगे? टर्की। उसके बाद में पर्सिया, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान के बाद में हम वहां से अफगानिस्तान से गोमल, खैबर, कोरम या बोलन दर्रे से हम भारत में क्या करते थे? प्रवेश करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर समुद्री मार्ग की। समुद्री जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग भूमध्य रेखा, उसके बाद में लाल सागर के बाद में फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी, उसके बाद हम अरब सागर होते हुए भारत में क्या करते थे? प्रवेश करते थे। अब बात आती है सर, भारत जो था यूरोप से भारत आने के लिए जब दो परंपरागत मार्ग थे, तो फिर 15वीं शताब्दी में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ?
इसका कारण यह था कि सर जो दोनों जो परंपरागत जो मार्ग थे, थल मार्ग और समुद्री मार्ग, ये जो दोनों मार्ग थे ये 14वीं शताब्दी तक क्या थे, बिल्कुल शेप हुआ करते थे। लेकिन जब 15वीं शताब्दी में ये दोनों जो मार्ग थे वो क्या थे, शेप नहीं थे। अब इस चीज को हम समझेंगे सर ये दोनों मार्ग शेप क्यों नहीं थे। और हमने सुना है सर कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कोई नहीं होता है। आज भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। क्योंकि जब हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो आपके सब दिमाग में कंफ्यूज रहेगा कि सर जब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में यूरोप से भारत आने के लिए दो परंपरागत मार्ग थे, तो फिर वास्को डी गामा को भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत क्या थी। अब देखो इस चीज को समझो कि वास्को डी गामा जो था उसको भारत आने के लिए दो परंपरागत मार्ग की आवश्यकता क्यों थी। ये तो दोनों मार्ग थे, परंपरागत जो मार्ग थे थल मार्ग और समुद्री मार्ग के दोनों मार्ग जो थे वो 14वीं शताब्दी तक क्या थे, बिल्कुल शेप हुआ करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में ये दोनों ही रास्ते क्या थे, दोनों ही मार्ग जो थे वो क्या थे, शेप नहीं थे। अब इस चीज को समझो, सन 1453 ईस्वी में, सन 1453 ईस्वी में तुर्कों के उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान, सन 1453 ईस्वी में तुर्कों के उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान के द्वारा कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। सन 1453 ईस्वी में तुर्कों के उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान के द्वारा कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। जब उस्मानी साम्राज्य के सुल्तानों के द्वारा कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अधिकार कर लिया गया तो यूरोपियों को भारत आने के, अर्थात यूरोपीय जो लोग थे उनको भारत आने और पूरी देशों के आने के लिए जो जितने भी जो रास्ते थे और सभी रास्ते उस्मानी साम्राज्य के सुल्तानों के द्वारा क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जो अरबियन जो लोग थे उनका अरबियन लोगों का प्रभाव धीरे धीरे, उनका साम्राज्य प्रभाव बढ़ने लगा और इस प्रभाव के कारण धीरे धीरे सारी के सारी जो जगह थे उन सारी जगहों पर मुसलमानों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और वहां पर मुस्लिम जो शासक थे, मुस्लिम शासक क्या कर रहे थे, शासन करने लग गए थे। जब मुस्लिम शासक लोग वहां पर शासन करने के बाद में जो थल मार्ग था, जो समुद्री मार्ग था, दोनों ही क्या हो गए, मार्ग थे वो क्या असुरक्षित हो गए। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत से यूरोपियन जो लोग था उनका व्यापारिक मार्ग था क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोपीय जो बाजार थे, यूरोपीय बाजारों में मांग और आपूर्ति क्या होगी, मांग जो आपूर्ति वो क्या हो गई, प्रभावित हो गई। अब जब मांग और आपूर्ति प्रभावित हुई जिसके कारण फिर यूरोपियन लोगों के पास भारत आने के लिए एक ही विकल्प बचा था, वो विकल्प था समुद्री मार्ग की खोज। कि हमें भारत जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समुद्री मार्ग की करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं कि भारत की खोज करने वाला भारत की खोज करने के लिए प्रथम यूरोपियन कौन था। तो देखो अब इस चीज को समझो, प्रथम यूरोपियन सन, हम बात करते हैं सन 1500
सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति ने पुर्तगाल से, ये कहां का निवासी था? सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, जिसने भारत की खोज करने के लिए निकला था, वो कौन सा? प्रथम यूरोपियन था। ये कहां से रवाना होता सर? पुर्तगाल से रवाना होता। पुर्तगाल से रवाना होकर इसने किसी खोज करने के लिए निकला थे? भारत की खोज। और यह पुर्तगाल से रवाना होकर अफ्रीका जो महाद्वीप था, उस अफ्रीका जो महाद्वीप था, उस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम किनारे पर क्या हो गया? पहुंच गया। अंतिम किनारे पर पहुंचने के बाद वहां पर इसके जो साथी थे, उन साथियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो इसने इस जगह का नाम क्या रख दिया? केप ऑफ स्ट्रोम, जिसको हम बोलते हैं सर आशा अंतरीप। ठीक है। जब यह वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ, जब पुर्तगाल से वापस रवाना हुआ और पुर्तगाल पहुंचने पर वहां के पुर्तगाल के राजा किंग जॉन द्वितीय ने इस जगह का नाम, इस स्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। ठीक है। तो जब सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज था, वो किसकी खोज के लिए निकला था? भारत की खोज के लिए। लेकिन यह भारत की खोज तक नहीं पहुंच सका, कहां तक पहुंचा? अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम किनारे तक, जिसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। अब बात करें सन 1494 ईस्वी में दूसरा जो यूरोपियन था, वो भारत की खोज के लिए निकलता है। सन 1494 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस यह क्या करता है? भारतीय खोज के लिए निकलता है। कौन सा था? सेकंड यूरोपियन। ठीक है, सॉरी। यह मूलतः कहां का निवासी था? यह मूलतः इटली का क्या था? निवासी था। ठीक है। और यह स्पेन की महारानी इसाबेल की सहायता से या मदद से भारत की खोज के लिए निकला। और ये भारत की खोज के लिए कहां से निकला? स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला। जब यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला, इसने सर्वप्रथम दक्षिण दिशा ली। इसने दक्षिण दिशा के बाद में जब यह केंद्रीय आइलैंड पर पहुंचा, इसने सर्वप्रथम क्या ली थी? दक्षिण दिशा ली थी। और ये आपका कहां पूछा था? केंद्रीय आइलैंड पूछा था। और इसने अपने साथ में कितने जहाज लेकर आया था? 3 जहाज। और 3 जहाजों के नाम क्या था? पिंटा, नीना और सेंटा मारिया। 3 जहाजों से हमारे क्या था? रवाना हुआ था। कहां से हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। ठीक है। और ये कहां पे पूछा? केंद्रीय आइलैंड। जब एक केंद्रीय आइलैंड पूछा, यहाँ पे पहुंचने के बाद में यह
अपना रास्ता क्या हो जाता है, भटक जाता है। इसको जाना था दक्षिण पूर्व में, लेकिन यह चला गया कहां पर, दक्षिण पश्चिम में। जब यह दक्षिण पश्चिम में चला गया, जाने के बाद में यह कहां पे पूछा, बहामास द्वीप पर। जब यह बहामास द्वीप पर पूछा, पूछने के बाद में उसने वहां के क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहां के निवासियों को क्या बोला, रेड इंडियन। क्या बोला, रेड इंडियन। और इसी ने ही अमेरिका और वेस्ट इंडीज क्या की थी, खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही वेस्ट इंडीज और अमेरिका क्या की थी, खोज की थी। और जब खोज की थी, जब खोज क्या कहलाई थी, नई दुनिया क्या कहलाई थी, खोज कहलाई थी। इसके द्वारा खोज किसकी की गई थी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। और जो खोज थी, खोज किसकी कहलाई थी, नई दुनिया की, नई दुनिया की क्या रही, खोज कर रही। ठीक है, अब इस चीज को उतारो।